अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति। मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबर जिसने कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं और उसके उत्तराधिकारी के रूप में अकबर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति का मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था। हुमायूं उन दिनों साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सी कठिनाइयां झेल रहा था। ऐसी परिस्थिति में 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए उसने अपनी शिक्षा दीक्षा जो कि बैरम खां के नेतृत्व में हुई और उसके आधार पर तत्कालीन साम्राज्य की जो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अकबर ने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। अकबर के अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा न बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अकबर ने जब शासन व्यवस्था को संभाला तो उसने उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल नए प्रकार की थी। वह चाहता था कि भारत में मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से स्थापित करके यहाँ के लोगों के दिमाग पर, मन पर और उनको आत्मसात करके मुगल साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि वो मुगलों को विदेशी न समझे, उनको अपना शुभ चिंतक समझे और मुझे भी प्रशासन चलाने में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए अकबर ने राजपूत पॉलिसी का जो वो सूत्रपात किया वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहली चीज है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की जो योजना बनाई उसमें उसका मानना यह था कि विशेष रूप से राजस्थान में, मारवाड़ में, बीकानेर और जो भी राजस्थान का इलाका था और मध्य भारत में अगर मुझे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना है तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, विशेष रूप से राजपूत जाति के लोग हैं, जिनका यहाँ पर छोटे छोटे शासन जिनके चल रहे हैं, जिनके राज्य थे, इनको अपनी ओर मिलाने के लिए उसने महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे अकबर की राजपूत नीति के नाम से जानते हैं। अकबर की यह योजना दूरदर्शी, शक्तिशाली एवं अपने पूर्ववर्ती शासकों के मुकाबले बहुत ही प्रभावशाली थी। उसका उद्देश्य था कि राजपूतों के साथ अपने अनावश्यक संघर्ष को टाला जाए, अनावश्यक धन के अपव्यय को रोका जाए और साम्राज्य में स्थायी शांति एवं स्थिरता का वातावरण बनाए रखा जाए। और इससे अकबर ने राजपूतों के सहयोग से ऐसी नीति का अनुपालन किया जिससे कि मुगल साम्राज्य को भारत में जमाने और सुदृढ़ रखने के लिए अनुकूल वातावरण बन सके। इसलिए उसने राजपूत नीति को अपनाया। या यूं कह सकते हैं कि अकबर ने सोचा कि हुमायूं का शासनकाल कोई एक स्पष्ट संदेश नहीं दे पाया था राजपूतों के सामने या भारतीय साम्राज्य के सामने, इसलिए भारतीय स्थानीय शासकों को अपने प्रभाव में लाने, उनका विश्वास जीतने, साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने, साम्राज्य में किसी भी प्रकार के बाह्य शत्रुओं और आंतरिक शत्रुओं से इसको हटाने के लिए राजपूतों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक था। इसलिए अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोग की जो नीति अपनाई उसे अकबर की राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। राजपूत नीति अपनाने के क्या कारण थे? सवाल उठता है कि अकबर को क्या जरूरत पड़ी कि उसने राजपूतों के साथ में ऐसे संबंध बनाए कि उसने राजपूतों के लिए नए पद प्रदान किए, उनके साथ में समझौता करना चाहा, उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनके साथ में प्रशासनिक आधार पर आदान प्रदान किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी कुछ बातें महत्वपूर्ण थी
और सबसे पहली बात है स्थायी साम्राज्य की स्थापना। अकबर की राजपूत नीति का पहला उद्देश्य था कि भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए, क्योंकि अभी भी भारतीय जनमानस में मुगलों के प्रति यह बात थी कि ये विदेशी हैं और बाबर, हुमायूं इस देश की धरती, इस देश के नियम कानून कायदों सांस्कृतिक अस्मिता से परिचित नहीं है। इसलिए अकबर के शासनकाल तक आते आते राजपूत राजाओं ने अकबर का कोई विश्वास नहीं किया। इसलिए अकबर ने ये सोचा कि मुझे यदि भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना है तो उसके लिए स्थायी साम्राज्य होना चाहिए। और स्थायी साम्राज्य कब होगा? जब यहाँ पर छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, जो राज्य थे, इनके शासक मेरे साथ में सहयोग करें और मेरे साथ साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो पहली चीज थी स्थायी साम्राज्य की स्थापना। दूसरी चीज थी सामाजिक एवं शक्ति संतुलन। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल काल जो था या मुगल जो थे उनको अभी भी भारत में विदेशी समझा जाता था। इसलिए उनके शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक परंपराएं, शासन प्रबंध और इसके अलावा जो भी साम्राज्य संबंधी बोली, भाषा, साहित्य, उसको सब विदेशी समझा जाता था। इसलिए सामाजिक शक्ति एवं संतुलन बनाए रखने के लिए राजपूतों के साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित कर सुदृढ़ मुगल साम्राज्य की स्थापना करना दूसरा उद्देश्य था अकबर का, जो मैंने आपको बताया, जिसमें यह था कि सामाजिक और शक्ति संतुलन स्थापित करना राजपूतों में और मुगलों में। तीसरी चीज थी प्रशासनिक सुदृढ़ता। प्रशासनिक सुदृढ़ता का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों को यदि अकबर ने सोचा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए और उसके बावजूद उन राज्यों को ऑटोनॉमी दे दी जाए, आंतरिक स्वायत्तता दे दी जाए, रहेंगे आप हमारे अधीन, लेकिन जो आपकी रजवाड़े हैं उनमें आप अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर अपने शासन तंत्र को चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार की जो सोच अकबर की थी उसने राजपूत नीति को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और यह दूसरा उद्देश्य अकबर का यह भी था कि प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक था कि स्थानीय राजाओं का सहयोग लिया जाए, उनके रजवाड़ों में मुगल हस्तक्षेप न करके स्थानीय राजाओं को ही शासन करने का मौका दिया जाए। चौथी चीज थी स्वदेशी शासन का ढांचा तैयार करना। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मुगलों को विदेशी शासक माना जाता था। ईरान, फारस और इस मध्य एशिया, इस इलाके से उनको ये माना जाता था कि ये लोग दूसरी शासन प्रणाली, जिसमें कि तुर्क टाइप की, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम प्रधान शासन व्यवस्था का ज्यादा अंश था। इसलिए अकबर का प्रयास था कि राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करके, सांस्कृतिक समन्वय करके, आर्थिक आधार पर समन्वय करके, प्रशासनिक आधार पर कॉम्बिनेशन बना करके एक ऐसा शासन का ढांचा तैयार किया जा सकता है जो नितांत भारतीय हो, जिसे स्वदेशी भी कहा गया। तो अकबर का चौथा उद्देश्य था कि भारतीय शासन व्यवस्था के आधार पर मुगल शासन व्यवस्था को उसके साथ समन्वित करके एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करना था ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को यह न लगे कि मुगल शासनकाल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मेल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए अकबर ने स्वदेशी शासन का ढांचा तैयार करने के लिए राजपूतों के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिसे अकबर की राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। और पांचवा था धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का भाव। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं युद्धों में संघर्षरत रहा, उसको इतना समय नहीं मिल पाया कि वह प्रशासनिक व्यवस्था में कोई या सांस्कृतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन कर सके, लेकिन
हुमायूं के बाद अकबर जब आया तो उसका अकबर की शिक्षा दीक्षा का जो प्रारंभिक भार बैरम खां को सौंपा गया था, उसने अकबर को इस तरह से तैयार किया था, इस प्रकार की शिक्षा दी थी कि उसके दिमाग में बचपन से यह बात थी कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? शासक के रूप में एक राजा को दूसरे सभी धर्मों और संप्रदायों को बराबर मानने, उनके साथ कोई भेदभाव न करने और उनकी आकांक्षाओं, धार्मिक परंपराओं का अनुपालन करने की पूरी स्वतंत्रता हो, इस प्रकार का वातावरण अकबर बनाना चाहता था कि हिंदू अपने रीति रिवाजों के आधार पर, अपनी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर अपने कार्य को कर सके। उसमें मुस्लिम शासकों का या मुगल शासकों का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना रहे और हिंदू धर्म के प्रति उदारता का भाव रहे। ये नहीं कि हिंदू धर्म दूसरा धर्म है और सब मुगल धर्म को या इस्लाम को ही माने, ऐसा नहीं था। तो इसलिए अकबर की राजपूत नीति का पांचवा कारण था धार्मिक सहिष्णुता, जिसे कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, और उदारता का भाव। लिबरेशन वाली नीति, उदारतापूर्ण का मतलब होता है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, और ये तभी संभव था जबकि राजपूत राजाओं के जो देवी देवता धार्मिक विश्वास थे उनका राज्य की तरफ से सम्मान हो और उनको मानने की पूरी आजादी हो। यह अकबर ने अपनी राजपूत नीति के पांचवें कारण में दिया था। अब आता है कि राजपूत नीति का स्वरूप क्या था, उसका नेचर क्या था, क्या क्या बातें थी उसमें। 1562 से अकबर ने राजपूत नीति का क्रमिक विकास किया। उसमें उसने सबसे बड़ी बात ये की कि राजपूत राजा जितने भी थे छोटे छोटे रजवाड़ों में, उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया। उनका विश्वास जीतने का प्रयास का मतलब क्या है कि उसने ये जता दिया कि मैं मुगल शासक होने के बावजूद भी राजपूत राजाओं की उन सभी व्यवस्थाओं को, उन सभी मजबूरियों को, उन सभी आस्थाओं को जानता हूं, पहचानता हूं। इसलिए मुगल साम्राज्य में राजपूत राजाओं के आस्था, विश्वास, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं की जाएगी, बल्कि उनको संरक्षित किया जाएगा। और इसी आधार पर उसने राजपूत राजाओं के विश्वास को जीतने का प्रयास किया, और इस विश्वास को जीतने के प्रयासों में उसने सबसे पहला काम किया कि राजपूतों को ऊंचे पदों पर स्थापित करना। अकबर ने राजपूत नीति के स्वरूप को लागू करने के लिए जितने भी राजपूत राजा थे या राजपूत सूबेदार या सामंत थे, उन सब को ऊंचे पदों पर स्थापित किया। उनको धार्मिक भेदभाव से मुक्त किया। ऐसा नहीं था कि जो मुगल शासक या मुस्लिम थे उनको ऊंचे पदों पर बिठाया गया और हिंदू राजपूतों को छोटे पदों पर बिठाया गया, जिससे उनके दिमाग में कोई हीन भावना आए। ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि धार्मिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे राजा थे जो अकबर की बात को मानने को तैयार नहीं थे राजपूतों में, जिनमें मेवाड़ के बारे में आप जानते हैं, रणथंभौर के बारे में जानते हैं। तो मेवाड़ में, रणथंभौर में उसने शक्ति का प्रयोग किया, और महाराणा प्रताप को आप जानते हैं, उसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अन्य राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इसी तरह से बीकानेर, जैसलमेर में स्वयं ही वहां के राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और लेकिन मेवाड़, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मेवाड़ ने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक संघर्ष किया मुगलों से, ताकि हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। और अकबर ने भी उस संबंध में काफी सहिष्णुता की नीति का परिपालन किया, लेकिन मेवाड़ इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं था। इसके अलावा प्रशासन में स्वायत्तता की नीति का अनुपालन किया। राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने राजपूत राजाओं के यदि प्रदेशों को जीता, उनके राज्य को जीता, तो जीत करके उसने फिर उन्हीं राजाओं को वहां शासन चलाने की पूरी अनुमति दे दी। उसने कहा यह आपकी ऑटोनॉमी है,
यह आपकी स्वायत्तता है कि आप किस तरह से अपने शासन को जैसे चलाते आए हैं वैसे ही चलाएंगे। अकबर का इस पर कोई ऐसा नियंत्रण नहीं होगा जो कि आपके रीति रिवाजों के विपरीत जाता हो। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अकबर ने ऐसा काम किया कि जिससे राजपूत राजा उस पर विश्वास करने लगे। इसके अतिरिक्त राजपूतों को अपनी तरफ करने के लिए अकबर ने वैवाहिक संबंधों का रास्ता अपनाया। वैवाहिक संबंधों में भी जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि राजपूत राजाओं की सहमति से उसने आमेर, जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की कि जिससे हिंदू राजपूत राजाओं को ये लगे कि अकबर विदेशी शासक या मुगल शासक होने के बावजूद हमारे ऊपर वैवाहिक संबंध में जबरदस्ती कर रहा है। ऐसा अकबर ने नहीं किया। कहना क्या चाहता हूं कि अकबर ने राजपूत नीति के आधार पर भारत में अपने साम्राज्य को जमाने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी एक रास्ता अपनाया और उससे राजपूतों को उसने आंतरिक स्वायत्तता प्रशासन में दी और उनसे रिश्तेदारी कायम की, जिससे कि अकबर को शासन चलाने में परेशानी ना हो, कोई विद्रोह न कर सके, कोई आंतरिक शत्रु उसे परेशान न कर सके, साम्राज्य को जो है अस्थिर न कर सके। इस तरह से अकबर ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजपूत नीति को अपना। यद्यपि बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है कि राजपूत नीति से अकबर को नहीं बल्कि राजपूतों को ही लाभ हुआ। वो कैसे कि राजपूत कन्याओं से विवाह करके अकबर ने उनके रिश्तेदारों को ऊंचे पद नवाज दिए और ये बताया कि आप जिस तरह से शासन करना चाहें भारतीय शासन पद्धति के आधार को मानते हुए वैसा ही आप शासन करें, जिससे राजपूतों के इच्छा शक्ति, प्रशासकीय क्षमता और अकबर के प्रति उनकी जो विदेशी शासक की जो पहचान थी उसमें कमी आई और अकबर से उन्होंने संबंध अच्छे बनाए। अब आता है कि राजपूत नीति के परिणाम। राजपूत नीति में जैसे मैंने बताया कि अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके, प्रशासनिक संबंध स्थापित करके, राजपूतों को ऊंचे पद दे करके, उन्हें सूबेदार जैसे पदों पर नियुक्त करके शांति व्यवस्था का माहौल कायम किया। शांति व्यवस्था से माहौल से मतलब क्या है? विदेशी शासकों को सबसे बड़ा शांति व्यवस्था का माहौल वो लगता है कि जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं उनमें असंतोष की कोई लहर तो नहीं है। लेकिन राजपूत नीति अपनाने के कारण राजपूतों को पैसिफाई करने में, उनको संतुष्ट करने में अकबर सफल रहा और इस राजपूत नीति के इस नीति से कुछ परिणाम निकले जो इस प्रकार है। पहली चीज हुई कि शांति व्यवस्था का युग प्रारंभ हुआ। अकबर ने राजपूत नीति के माध्यम से हिंदू मुसलमानों के बीच, हिंदू राजपूत राजाओं के बीच अपनी छवि को सुधारने का काम किया। दूसरा, उनके दिमाग में उठने वाले असंतोष को समाप्त किया, उनका विश्वास जीता और मुगल साम्राज्य के लिए आंतरिक शत्रुओं को कम करके मुगल साम्राज्य को स्थिर वातावरण प्रदान किया, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासकीय क्षेत्र में मुगल साम्राज्य ने उन्नति की। दूसरी चीज थी सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का सहयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत सैनिक या वीरता में राजपूतों का कोई मुकाबला नहीं था। भारत में राजपूतों को मजबूत, अनुशासित और शत्रुओं से लड़ने वाले विजेता के रूप में राजपूतों को माना जाता है। अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोगी नीति अपना करके सर्वश्रेष्ठ राजपूत सैनिकों का सहयोग प्राप्त किया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिली। इसके अलावा
राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित। राजस्थान के इलाके में छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थी। उन रियासतों के विभिन्न राजाओं से संबंध स्थापित करके अकबर ने उन राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिला करके राजस्थान में शांति व्यवस्था का युग स्थापित करने में मदद की और अपने साम्राज्य को स्थिर किया। इसके अलावा चौथी चीज थी राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। राजनीतिक एकता का मतलब यह है कि तत्कालीन समय में भारत में छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे रजवाड़े थे और उनमें विभिन्न प्रकार के राजा काम करते थे। उनमें आपस में वैमनस्य था, छोटी छोटी बात के लिए वे लड़ पड़ते थे। लेकिन अकबर ने जब इन छोटे छोटे रजवाड़ों को, छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करके उनको स्वायत्तता प्रदान करके उनमें आपसी सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया कि आप लोग एक होकर के मेरे निर्देशानुसार मुगल साम्राज्य के लिए काम करें। इसलिए राजस्थान में एक राजनीतिक एकता का उदय हुआ। और जो पांचवी चीज थी राजपूत नीति के परिणामों में, वो ये थी कि हिंदू मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। हिंदू और मुस्लिम सभ्यता में घनिष्ठ संबंध का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि भारत में राजपूत समय में या हिंदुस्तान की जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, जो वातावरण था, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, चाहे वो पूजा से संबंधित हो, चाहे वे कि मेले त्योहार से संबंधित हो, चाहे वे किसी अन्य चीज से संबंधित हो, उनमें और मुगल शैली में थोड़ा सा अंतर था। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दीपावली का त्योहार है तो सब मनाएंगे, तो उसमें मुसलमानों ने भी मनाया। होली का त्योहार था, उसमें भी सामंजस्य, ईद में भी सामंजस्य बनाया गया, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की भावनाओं और सिद्धांतों को समझे। तो इस प्रकार राजपूत नीति से हिंदू त्योहारों को मनाने की पूरी छूट राजपूत राजाओं को दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें ये लगा ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई विदेशी शासक या मुगल शासक हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, बल्कि राज्य करते हुए वे हमें अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। और जब वो दे रहे हैं तो इसके कारण हमें उस राज्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। तो यही राजपूत नीति का सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम संस्कृति में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। अब प्रश्न उठता है कि राजपूत नीति और राजपूतों को पद दे करके प्रशासनिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर अकबर ने क्या क्या फायदे उठाए, और यह उसकी राजनीतिक कला कौशल का सबसे बड़ा नमूना था। अब इस नीति के क्या परिणाम हुए? इस नीति के परिणामों में सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें राजपूतों की एकता नष्ट हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर जैसे इलाकों में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन मेवाड़ ने अकबर के साथ कभी भी सहयोग नहीं किया। फलतः मेवाड़ के अतिरिक्त जिन राज्यों ने या जिन छोटे छोटे राज्यों ने अकबर का साथ दिया, उन राजपूत राजाओं में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में दरार आ गई, आपस में मतभेद हो गया कि तुम विदेशी शासकों से क्यों अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हो, अपने रक्त शुद्धता को बिगाड़ रहे हो और हिंदुस्तान की अस्मिता पर चोट पहुंचा रहे हो। इस प्रकार की बातों से राजपूत राजाओं में आपस में वैमनस्य की स्थिति आई और उनकी एकता नष्ट हुई। लेकिन अकबर का जो दृष्टिकोण था वह राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टिकोण था, उसे भारत में जमना था, शासन व्यवस्था को चलाना था, इसलिए उसने इन बातों की कोई परवाह नहीं की। दूसरी चीज थी राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। राजपूत जितनी भी ठकुराई थी, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, उनके आंतरिक मामलों में अकबर ने अपनी नीति को चलाना प्रारंभ किया। जैसे अगर मेवाड़ का मामला है, जैसलमेर का मामला है, बीकानेर का मामला है और रणथंभौर का मामला है, इन मामलों में अकबर ने ये कहा था कि आप लोगों को कुछ भी करना हो, लेकिन मेरे साथ सहयोग की नीति अपना करके
आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत से हिंदू राजाओं को यह बात गवारा नहीं थी और उन्होंने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। तीसरी चीज थी, हिंदू समाज को कोई लाभ नहीं। हिंदू समाज को लाभ होने का मतलब क्या है? हमारे जो रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, मेले, त्योहार जो चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन मुगल संस्कृति से हिंदू संस्कृति को कोई लाभ डायरेक्ट रूप से नहीं पहुंचा, जिससे कि राजपूत नीति का कोई ऐसा परिणाम नजर नहीं आया कि जिससे सांस्कृतिक रूप से हिंदू समुन्नत हुए हों। चौथी चीज थी सांस्कृतिक चेतना का उदय। सांस्कृतिक चेतना का मतलब ये होता है कि धर्म के प्रति आस्था और उसमें धार्मिक कट्टरवाद को त्याग कर जो वास्तविक रूप से हमारे मेले, त्योहार, धार्मिक मान्यताएं, विश्वास, रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को लॉजिक के आधार पर, तार्किक आधार पर माना जाए, न कि उनको परंपरावादी या अंधविश्वासी दृष्टिकोण से माना जाए। इसलिए सांस्कृतिक चेतना का भी उदय हुआ। पांचवी चीज थी हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का उदय एवं समन्वय। बहुत सी ऐसे बातें आई राजपूत नीति से जिससे हिंदुओं के साथ मिलकर के मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय स्थापित हुआ। जैसे आगे चल करके भक्ति आंदोलन में या राजपूत नीति में या धार्मिक नीति में आएगा कि सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सब आपस में सबमर्ज हो गए। सूफी किसे कहते हैं? सूफी का मतलब होता है कि गायन के आधार पर ईश्वर या परम सत्य तक पहुंचने का जो माध्यम है उसे सूफी गायन, जैसे साधु सन्यासी जो गा करके भगवान का नाम लेते हैं और उस आधार पर जो भी अल्लाह को पुकारते हैं उसमें मुस्लिम धर्म में, इसलिए उसे सूफी कहा गया। और हमारे यहाँ उनको जो धार्मिक आप जानते हैं, जैसे मीराबाई के बारे में आप जानते हैं, संगीत है, शब्द है, कीर्तन है, फलाने हैं, ये सारी चीजें होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का उदय हुआ और उनमें समन्वय स्थापित हुआ। समन्वय कहते हैं दोनों संस्कृतियों की अच्छी बातों को मिला करके जो एक्ट हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उससे सांस्कृतिक समन्वय की संज्ञा दी जाती है या सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा उसको मानते हैं। और लास्ट चीज थी कि मुगल शासन को शांति, सुरक्षा और स्थायित्वता प्राप्त नहीं हुई। राजपूत नीति का उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य को भारत के जड़ों को जमाना, लेकिन मुगल शासन से सुरक्षा और स्थायित्व भारतीय या राजपूत राजाओं को प्राप्त नहीं हुआ। कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये था कि वक्त आने पर अकबर हमारे साम्राज्य को हड़प लेगा और हमको ये जो प्रशासकीय स्वायत्तता मिली हुई है ये नहीं मिल पाएगी। लेकिन बहुत कुछ हद तक मुगल शासन के द्वारा सुरक्षा और शांति स्थापित करने का जो बहुत राजपूतों का जो सोचना था, जो उनका दृष्टिकोण था, उसमें उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। या यूं कह सकते हैं कि राजपूतों ने ये सोचा था कि मुसलमानों के या मुगलों के आने से जो ये ऐसा होगा कि शासन में एक स्थायित्व आएगी, लेकिन मुगलों और राजपूतों के बीच कहीं न कहीं हल्की सी दीवार काम करती रही, तो शासन को डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी अकबर की राजपूत पॉलिसी ने, अकबर की राजपूत नीति ने अकबर के दीर्घ आयामी व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया और उसके कारण यह बात सामने आई कि अकबर एक कुशल शासक के रूप में था और उसकी नीतियों में कोई न कोई ऐसी बात थी कि जिसे साम्राज्य को सुदृढ़ करने में उसने सफलता प्राप्त की। अब आता है दूसरा कि अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति भी लगभग राजपूत नीति का ही संस्करण थी। वह उसके पूर्ववर्ती शासक बाबर, हुमायूं सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वे कट्टर नहीं थे। धर्मांधता और संकीर्णता का उनमें कोई लेश मात्र भी भाव नहीं था। लेकिन अकबर को जो प्रारंभिक शिक्षा दी गई थी वह उसके गुरु बैरम खां के द्वारा दी गई थी और बैरम खां ने उसे सुलह कुल का पाठ पढ़ाया था। सुलह कहते हैं
आपस में प्रेम से रहना, सुलह कुल मतलब मिलजुल के रहने की नीति को सुलह कुल कहते हैं। और इससे उदारवादी वातावरण हिंदुस्तान में बना कि जो हिंदू धर्म की अच्छी बातें हैं वो भी मानी जाए, जो इस्लाम धर्म की अच्छी बातें हैं वो भी मानी जाए, जो भी हिंदू पुजारी हैं उनका शोषण न किया जाए, जो भी मौलवी है उनका भी शोषण न किया जाए, रीति रिवाज होली दिवाली को मनाया जाए। अकबर की का जो मानना था कि वो बचपन से ही किशोरावस्था में विशेष रूप से वो शेखों संतों से मिलता रहता था और उनकी शिक्षाओं का अकबर पर काफी प्रभाव पड़ा था। और हुमायूं से भी उसे दार्शनिक और उदार विचारों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, क्यों हुमायूं भी कट्टर सुन्नी मुसलमान नहीं था, वो भी उदारवादी था, जिसका कि अकबर का प्रभाव देखने को मिला। फिर बैरम खां के सुलह कुल की नीति मैंने आपको बताई। धर्म को समझने के लिए अकबर हमेशा तत्पर रहता था, वह सूफी संतों के दौरे हमेशा उठता बैठता रहता था, उनकी विचारधारा को समझता था और इसीलिए उसके धार्मिक नीति में भक्ति और सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया, जिसमें तीन चीजें थी। एक सहिष्णुवादिता जिसको कहते हैं टॉलरेंस, दूसरे कहते हैं प्रगतिशील विचारधारा यानी आगे बढ़ने की जो समय के अनुसार जो मांग के अनुसार आगे चलना है, प्रगतिशील जिसको कहते हैं कि प्रोग्रेसिव, और तीसरी थी कि अनवरत चलने वाली विचारधारा, किसी भी धर्म में बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाने की नीति। तो सनातन विचारधारा, प्रगतिशीलता और सहिष्णुवादिता अकबर ने अपने धार्मिक नीति के लिए मुख्य आधार बनाए। उसने हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान की, जजिया कर वगैरह या गुलाम बन, जजिया कर तो बाद में आया औरंगजेब के समय में, लेकिन उसके समय में भी जो हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ भेदभाव था मुगल काल में उसको समाप्त किया। गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगाई गई, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर राजकीय आदेश में रोक लगाई गई। ये नहीं कि जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए या मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए, इस प्रकार की बात कोई नहीं थी। और 1564 में जजिया कर पहले भी था, बाद में फिर अकबर ने इसे हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने इसे शुरू किया। जजिया कर कहते हैं धार्मिक कर जो है होता है वो देना पड़ता था। तो इस प्रकार से 1575 से 1579 तक विशेष धार्मिक रियायतें अकबर के द्वारा साम्राज्य में प्रदान की गई, और जब ये रियायतें प्रदान की गई तो इससे हिंदुओं में अकबर के प्रति एक अच्छे शासक का भाव जागृत हुआ और उन्होंने अकबर के साथ काम करने और उसकी मनोभावनाओं को समझने और मुगल साम्राज्य के लिए वो सहायक के रूप में आगे बढ़ते चले गए। धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने बहुत से उल्लेखनीय काम किए, जैसे उसने इबादत खानों का निर्माण कराया। इबादत खाना कहते हैं जहाँ पूजा होती है, सामूहिक रूप से पूजा को इबादत खाना कहते हैं। और इबादत खानों में उसने पूजा की व्यवस्था, नमाज की व्यवस्था एक साथ ऐसे की कि ताकि हर धर्म को अपने अनुसार मानने, उसके अनुयायी बनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके अलावा मुल्लाओं के जो धार्मिक मुल्ला थे जो कि अपने नियम चलाते थे या कट्टरवाद के समर्थक थे, उनके अधिकारों को कम कर दिया ताकि भारतीय जो लोग हैं, हिंदू हैं, उनको ये न लगे कि मुल्ला जो है वो कट्टरवादिता के आधार पर हमारे ऊपर कोई चीज तो नहीं रहे। इसके अलावा उसने जो सबसे बड़ी बात थी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही अकबर ने एक ऐसा संगठन, ऐसा पंथ स्थापित किया जिसके अंतर्गत रविवार के दिन दीक्षा लेने के लिए निश्चित किया गया। एकेश्वरवाद का सिद्धांत बनाया गया, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, नाम उसके कई हैं, लेकिन अगर आप उस परम सत्य को मानेंगे तो वही सर्वोपरि है। इस बात का हिंदुओं और मुसलमानों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उसने जितने भी शिष्य थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, उनको ये कहा गया कि मांसाहार का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, कट्टरवादिता को समाप्त करें और धार्मिक क्रिया हेतु धार्मिक उदारवाद का सहारा लिया। हिंदू और मुसलमानों की जो कट्टरवादिता थी, उस कट्टरवादिता को
सहिष्णुतावादिता में बदलने के लिए या सहिष्णुता में बदलने के लिए उसने दीन इलाही की स्थापना की और दीन इलाही के आधार पर उसने काम किया। और इसमें अबुल फजल ने उसका बहुत बड़ा सहयोग किया दीन इलाही के लिए। अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में भी अबुल फजल का नाम आता है, आप जानते हैं, आपको कई बार बताया गया होगा। अकबर के दरबार के 9 रत्न, उनमें अबुल फजल भी एक था। और इसके अलावा अकबर ने राजपूती और धार्मिक नीति के आधार पर एज ए नेशनल मोनार्क की छवि बनाई थी, एक राष्ट्रीय सम्राट की छवि बनाई थी। राष्ट्रीय सम्राट किसे कहते हैं? जो साम्राज्य में रहने वाले सभी धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोगों को समान रूप से देखे, उनसे समान रूप से व्यवहार करे और उसके धर्मों का समान रूप से आदर करे, उसे एक राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी जा सकती है। तो अकबर ने अपने शासनकाल में राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाया, धार्मिक मतभेदों को समाप्त किया, राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया और दूरदर्शिता का प्रमाण देकर के उसने भारत में इस्लामिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति ने अकबर को एक सहिष्णु, प्रगतिशील और उदारवादी शासक की छवि के रूप में पेश किया और भारत में उसे आज भी एज ए नेशनल मोनार्क या राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो ये था अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति और राष्ट्रीय सम्राट के रूप में एक छवि।